अगले 20-25 सालों में मार्केट 30-40 हजार तक जाएगा। 3,000 से जीरो नहीं आने वाला है। अभी टाइम है बुल बनने का। बेर बन के मूंगफली खाने का टाइम गया। दोस्तों, लॉकडाउन और स्कैम 1992 वेब सीरीज की वजह से बहुत सारे यंगस्टर्स ने अपनी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट की है, लेकिन अभी भी बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जो जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो डरते हैं क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा रिस्की है। तो दोस्तों, इस रिस्क को समझने के लिए, स्टॉक मार्केट को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करती है। तो इस सेशन में हम डिटेल में जानने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व रहते हैं स्टॉक मार्केट में, प्राइसेस कैसे मूव होते हैं, आईपीओ क्या होता है, आप अपना पहला स्टॉक कैसे खरीदे और आप अपना पहला स्टॉक का ऑर्डर कैसे दे। तो ये सब हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट सीरीज। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्यों करें। इन्वेस्टमेंट करने के 3 बड़े रीजन है। पहला है दोस्तों इन्फ्लेशन। महंगाई हर साल बढ़ती जा रही है। कुछ साल पहले जो सामान 100 रुपए में आता था वो अब 180 या 190 में आ रहा है। तो पैसे की वैल्यू तो कम होती जा रही है, लेकिन हमारा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी बढ़ रहा है। और अगर हम जॉब करते हैं तो दोस्तों वहां पर हमारी सैलरी हाइक सिर्फ 10 से 12% बढ़ रही है। इन्फ्लेशन अभी 6.93% है। कॉस्ट ऑफ लिविंग 8% से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर सरवाइव कर पाना काफी डिफिकल्ट है। तो दोस्तों, इसीलिए इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेने के लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, दूसरा रीजन है वेल्थ क्रिएट करने का। दोस्तों, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, गोल्ड या फिर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, इन सब में कुछ इंटरेस्ट आपको मिलता है, कुछ आपको इनकम मिलती है। उस इनकम के जरिए आप वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। तो अगर कोई कंपनी या कोई मार्केट ग्रो कर रही है तो उस मार्केट की ग्रोथ में आप भी पार्ट बन के वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरा बड़ा रीजन है कि आपकी अगर कोई फाइनेंशियल एस्पिरेशन है, कोई फाइनेंशियल गोल है, आपको कोई गाड़ी लेनी है, घर लेना है, एजुकेशन लेनी है, शादी करनी है, तो ये सारे गोल्स भी आप मीट कर सकते हैं अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जल्दी स्टार्ट कर दे, अर्ली एज से स्टार्ट कर दे और हर महीना 1,000 रुपए, 2,000 रुपए सेव करके आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दे, तो आप ये सारे गोल्स को मीट कर पाएंगे। इससे पहले कि हम समझ ले कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, यानी कि आप कितना रिस्क लेना अफोर्ड कर सकते हैं। रिस्क यानी कि आपका जो अमाउंट है जो आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो जीरो भी हो सकता है और जीरो के बजाय 10 गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर वो जीरो हो जाए तो क्या आप ये अफोर्ड कर पाएंगे? तो इसीलिए पहले डिसाइड कर लो कि आप कितने तक का रिस्क ले सकते हैं। अगर 1,000 रुपए हर महीना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस 1,000 रुपए में से कितना अगर खो भी जाए, लॉस हो भी जाए, तो आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो पहले ये रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अपनी डिसाइड कर लो। के बाद हम देख लेते हैं कि 4 ऑप्शंस क्या है। पहला ऑप्शन है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें आपको फिक्स्ड इनकम मिलने वाली है। इसमें रिस्क बहुत ही कम होता है, 1 से 2% रिस्क होता है दोस्तों। और दोस्तों, जितना आपने प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया है उतना तो आपको 100% गारंटीड वापस मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ में कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा जो कि मंथली, क्वार्टरली या ईयरली हो सकता है। अब दोस्तों, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स है एफडी। लेकिन दोस्तों, एफडी में इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम है, उसके बाद टैक्स भी लगता है। और अगर आप टैक्स माइनस कर दें इंटरेस्ट रेट में से तो जो इन्फ्लेशन का रेट है 6.93% वो भी बीट नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते तो आप एफडी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स होते हैं। दोस्तों, ये इशू करती है कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज या फिर पब्लिक कंपनीज। इनमें आपको फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। दोस्तों, अगर इन फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स का हम रिटर्न देखें पास्ट का तो वो रहा है 10 से 11% के आसपास। अब दोस्तों, हमारे पास दूसरा ऑप्शन है रियल एस्टेट का। रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट वो आता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको लार्ज अमाउंट चाहिए होता है। दोस्तों, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कमर्शियल या फिर नॉन कमर्शियल प्रॉपर्टी में। दोस्तों, इसमें लीगल वेरिफिकेशन भी ज्यादा होती है, लेकिन कहा जाता है कि सबसे ज्यादा मिलियनेयर रियल एस्टेट के थ्रू बनते हैं। तो अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको 2 टाइप की इनकम होगी। एक होगी रेंटल और दूसरी होगी कैपिटल एप्रिसिएशन। रेंटल जो कि आपको हर महीना या हर साल मिलने वाला है। कैपिटल एप्रिसिएशन यानी कि आज आपने 10 लाख का खरीदा है और कुछ साल बाद आप 15 लाख या 20 लाख का बेचेंगे, तो ये जो आपको 5 या 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है ये होता है कैपिटल गेन।
तो तीसरा ऑप्शन गोल्ड, जिसको सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है। जब भी मार्केट में कोई टेंशन होती है, जैसे कि ये पेंडेमिक था, उसकी वजह से डर का माहौल होता है, तो सबसे ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं गोल्ड की। गोल्ड को काफी सेफ माना जाता है दोस्तों। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो गोल्ड ने रिटर्न पॉजिटिव ही दिया है हमेशा, और पिछले 1 साल का हम ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो गोल्ड ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। दोस्तों गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के 3 ऑप्शन है। पहला, आप फिजिकल गोल्ड या ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें मेकिंग चार्जेस होते हैं और खोने का या लॉस का या चोरी का डर भी होता है, इसलिए ये ऑप्शन रिकमेंडेड नहीं है। दूसरा है ETF या फिर गोल्ड बॉन्ड्स जो होते हैं। दोस्तों गोल्ड बॉन्ड में जो गवर्नमेंट इशू करती है उसमें आपको 2.5% का एक्स्ट्रा रिटर्न भी मिलता है, जो कि इंटरेस्ट के रूप में होता है हर साल, प्लस जो मार्केट वैल्यू गोल्ड की बढ़ रही है वो तो मिलेगी ही मिलेगी। तो इसलिए सजेस्टेड है कि आप ETF या फिर गोल्ड बॉन्ड्स के थ्रू ही गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें। फोर्थ ऑप्शन है इक्विटी का, शेयर मार्केट में। दोस्तों अगर पिछले 1 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो 1 साल में स्टॉक मार्केट में 15% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, तो स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छा ऑप्शन है, बट इसमें थोड़ा रिस्क ज्यादा है। तो आप इन चारों ऑप्शंस को मिक्स कर सकते हैं। आप हर महीना 1000 रुपए बचा रहे हैं तो 1000 में से कुछ अमाउंट इन चारों ही ऑप्शंस में डिपॉजिट या इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप यंग है तो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा है, तो आप 60% अमाउंट इक्विटी में, 20% गोल्ड या फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में और 20% रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप रिटायर्ड है तो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम है, तो आप 60% इन्वेस्ट करेंगे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में, 20% रियल एस्टेट में, 20% गोल्ड या फिर इक्विटी में। तो इसीलिए कहते हैं डाइवर्सिफाई करना इंपॉर्टेंट है। आप जितना भी अमाउंट सेव कर रहे हैं उसको एक ही जगह मत लगाओ, उसे डाइवर्सिफाई करो। अब दोस्तों इक्विटी में आपको सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है चारों ऑप्शंस में। इक्विटी क्या होती है, शेयर मार्केट क्या होती है, ये भी हम समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि IPO क्या होता है। मेरी कंपनी का नाम है टैक्सेशन हेल्प। दोस्तों मुझे अपनी कंपनी स्टार्ट करने के लिए कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो दोस्तों मैं हूँ प्रमोटर जिसने कंपनी स्टार्ट की है। अब मेरा पहला स्टेप क्या है कि मैं बूट स्ट्रैपिंग करूँ, यानी कि मेरे पास जो फंड्स है, मेरे पास जो सेविंग्स है, उन्हें यूज करके अपनी कंपनी स्टार्ट कर दूँ। उसके बाद अगर मुझे और फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो मैं बैंक से लोन लूंगी। बैंक से जो मैंने लोन लिया है उसका मैंने प्रिंसिपल अमाउंट वापस करना है, प्लस बैंक को इंटरेस्ट भी देना है हर साल। फिर मेरे पास आता है ऑप्शन कि मैं एंजल इन्वेस्टर्स को कांटेक्ट करूं, वो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करें। लेकिन उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है? तो दोस्तों मैं उन्हें अपनी कंपनी में इक्विटी दे सकती हूँ। मैं अपनी कंपनी में अपना हिस्सा, मैं अभी पूरी मालिक हूँ, मैं अपना मालिकाना हक वो कुछ उनको दे सकती हूँ, जिन्हें प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स ही बोलते हैं। तो वो मालिकाना हक मेरे से खरीद लेंगे और उसके बदले में मुझे कुछ फंड्स दे देंगे ताकि मैं अपनी कंपनी को अच्छे तरीके से चला पाऊं। इसी तरीके से वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, और एक और ऑप्शन है कि मैं अपने पार्टनर्स भी ढूंढ लूं। मेरी फैमिली में कोई है तो उसको भी अपना शेयर दे दूं। अब दोस्तों जिनसे मैं फंड्स ले रही हूँ ये है प्राइमरी मार्केट। अब दोस्तों ये फंड मैंने रेज कर लिया है। अब हो सकता है कि मुझे एक और प्रोजेक्ट के लिए या किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए और कैपिटल की जरूरत पड़े। हो सकता है मेरा जो बैंक से लोन लिया है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है और मुझे अब वो चुकाना है। हो सकता है जिन लोगों ने मेरी कंपनी में पहले इन्वेस्ट कर दिया है, जो इन्वेस्टर्स है, उनको एग्जिट चाहिए, वो शेयर्स बेचना चाहते हैं। या हो सकता है कि मैं अपनी कंपनी की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, ताकि मेरा कंपनी का नाम बड़ा हो जाए, इन सब रीजंस के लिए मैं अब क्या करूंगी कि मैं अपनी कंपनी के शेयर्स को, मालिकाना हक को और ज्यादा लोगों को बेचूंगी। मान लीजिए कि मुझे जरूरत है 10,000 रुपीज की, तो मैं 10,000 के शेयर्स अपने पब्लिक को इनवाइट करूंगी कि आप सब आओ, अब आप सभी आ जाओ और मेरी कंपनी में शेयर खरीद सकते हो। तो इसे बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कि मैं पहली बार पब्लिक को ऑफर कर रही हूँ कि मेरे शेयर्स खरीदो। उससे पहले मैंने प्राइमरी मार्केट में, मतलब जो इन्वेस्टर्स है, बैंक है, इन सब में अपने शेयर्स दिए थे, लेकिन अब मैं सेकेंडरी मार्केट में यानी कि पब्लिक एट लार्ज को अपने शेयर्स देना चाहती हूँ, तो इसे बोलेंगे IPO। दोस्तों शेयर्स का प्राइस भी प्रमोटर ही डिसाइड करता है। दोस्तों इन्वेस्टर्स ने अगर मेरी कंपनी में शेयर्स लिए हैं तो वो मेरी प्रॉफिट और लॉस का दोनों का ही पार्ट बन गया है। अगर मुझे प्रॉफिट होता है तो मैं प्रॉफिट शेयर करूंगी, अगर मेरे को लॉस होता है मैं लॉस शेयर करूंगी उन्हीं के साथ। ऐसे ही IPO में जब पब्लिक मेरी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे तो वो भी, अगर लॉस होगा तो उन्हें भी लॉस होगा और प्रॉफिट होगा तो उन्हें भी प्रॉफिट होगा। रिसेंटली बर्गर किंग का IPO आया था। उन्होंने
आईपीओ रेस किया था ताकि वो और ज्यादा आउटलेट्स खोल सके। तो उनका रीजन था कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स के लिए आईपीओ उन्होंने रेस किया था, एक्सपेंशन के लिए। लेमन ट्री होटल ने आईपीओ रेस किया था ताकि जो उनके अर्ली इन्वेस्टर्स हैं उनको वो एग्जिट दे सके। तो दोस्तों ये रीजन होते हैं आईपीओ रेस करने के। दोस्तों मुझे पब्लिक को इन्वाइट करना है कि आप मेरी कंपनी में शेयर्स खरीदो। ये मैं कैसे कर सकती हूँ? इसके लिए भी बाजार है, इसके लिए भी एक मार्केट है जहां पर कंपनीज अपने शेयर्स को बेचती है। उस बाजार को बोलते हैं जहां पर कंपनीज के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, शेयर मार्केट। अब दोस्तों शेयर मार्केट की दो बड़ी दुकानें हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1600 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है। अब दोस्तों आपको इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सके, अपनी वेल्थ क्रिएट कर सके, अपने फाइनेंशियल एस्पिरेशंस या गोल्स को अचीव कर सके। तो आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो जो अभी छोटे लेवल पर है लेकिन आने वाले टाइम में वो बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली है। तो अगर आप इन कंपनीज के मालिक बन जाओगे तो आप भी ग्रो करोगे। आप भी स्टॉक एक्सचेंज पर जाकर ही शेयर्स को खरीद सकते हैं। कंपनीज वहां पर बेचती है और आप वहां जाके खरीदोगे। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? आपके पास इंटरनेट होना चाहिए और सिर्फ फोन होना चाहिए, फिर आप ये खरीद सकते हैं। दोस्तों पहले ये ऑफलाइन हुआ करता था लेकिन अब कंपलसरीली सारे शेयर्स का डीमेट फॉर्म में होना जरूरी है। स्टॉक एक्सचेंजेस पे, स्टॉक मार्केट में सभी टाइप के इन्वेस्टर्स है। इंडिविजुअल भी है, एनआरआई भी है, ओसीआई भी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी है, असेट मैनेजमेंट कंपनीज भी है, म्यूचुअल फंड हाउसेस भी है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स भी है। अब छोटे इन्वेस्टर्स भी है और बड़े इन्वेस्टर्स भी है। तो हो सकता है जो बड़े इन्वेस्टर्स है वो फायदा उठाकर मैनिपुलेशन करके शेयर्स का अपना प्रॉफिट कर ले और छोटे इन्वेस्टर्स का लॉस हो सकता है। तो ऐसी किसी स्कैम्स को बचाने के लिए एक इंस्टीट्यूशन है जिसे हम सेबी बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों सेबी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो प्रोटेक्ट करती है इन्वेस्टर्स को, ताकि इन्वेस्टर्स के साथ कोई फ्रॉड ना हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज इन्वॉल्व है। तो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन मिलनी बहुत ज्यादा जरूरी है। पास्ट में बहुत सारे हजारों करोड़ों के स्कैम्स हुए, जैसे कि केतन पारीक स्कैम, हर्षद मेहता स्कैम, सत्यम स्कैम। तो आपको इन कंपनीज का पार्ट बनना है जो बहुत बड़े लेवल पर ग्रो करने वाली है, ताकि आप कुछ रिटर्न कमा सके। ये आप कैसे कर सकते हैं? शेयर्स का डीमैट फॉर्म में होना जरूरी है। उसके लिए होगा डीमैट अकाउंट। आप जब शेयर्स को खरीदेंगे या बेचेंगे तो वो होगा डीमैट अकाउंट में। अब दोस्तों जैसे बैंक में आप पैसे रखते हैं, डीमैट अकाउंट में आप रखते हैं शेयर्स को। तो बैंक पर निगाह रखने के लिए आरबीआई है और डीमैट अकाउंट पर निगाह रखने के लिए सेबी है। और सेबी के अंडर दो और एजेंसीज है, वो है एनएसडीएल और सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। दोस्तों ये दोनों कंपनीज डीमैट अकाउंट्स को मेंटेन करती है। लेकिन दोस्तों आप डायरेक्टली इन एजेंसीज से शेयर्स को खरीद और बेच नहीं सकते। अब इनके और हमारे बीच में एक और एजेंसी है जिसे हम ब्रोकर बोलते हैं। बैंक भी हो सकता है या डिस्काउंट ब्रोकर भी हो सकते हैं। बैंक्स जैसे कि कोटक है, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, कि जीरोधा है, आईएफएल है, शेर खान है। तो पहले स्टॉक एक्सचेंज है, फिर सीडीएसएल, एनएसडीएल है और फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, यानी कि ये बैंक और ब्रोकर्स है और फिर हम हैं। तो हम डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से खरीद और बेच नहीं सकते। तो जब शेयर्स को आप खरीदेंगे और बेचेंगे वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट में। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट अलग अलग होते हैं लेकिन ये एक साथ ही खुलते हैं। अब दोस्तों क्योंकि इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट है तो आपके पास एक बैंक अकाउंट होना भी जरूरी है। दोस्तों अगर आपको बर्गर किंग का शेयर 120 रुपए में बेचना है तो जो बेचना चाहता है उसे बायर मिल जाए, इसके लिए भी दो एजेंसीज है जो इस चीज का ख्याल रखते हैं कि जो बेचना चाहता है उसको बायर मिल जाए, जो खरीदना चाहता है उसको सेलर मिल जाए। तो इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए भी दो एजेंसीज है। एनएससी की है दोस्तों नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीएससी की है इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इन्हें सेटलमेंट एजेंसीज कहा जाता है ताकि सेटलमेंट हो सके बायर और सेलर को मिलाने के लिए। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि मेरी कंपनी को अब और फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो मैं आईपीओ इशू करना चाहती हूँ। इसमें इतनी सारी पार्टीज इन्वॉल्व है, इतना सारा काम है, ये सारा काम मैं खुद अकेले नहीं कर सकती हूँ। तो इसके लिए मुझे एक मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करना कंपलसरी है जो मेरे बिहाफ पे सारे
फॉर्मेलिटीज फिल करेगा। वो बैंक मुझे पूरे आईपीओ प्रोसेस में असिस्ट करेगा। दोस्तों मैं चाहूँ तो एक से ज्यादा भी बैंक्स को अपॉइंट कर सकती हूँ। ड्यू डिलीजेंस, रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस बनाएगा, अंडरराइट भी कर सकते हैं शेयर्स को, यानी कि वो हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं कि आईपीओ के दौरान हमारे सारे शेयर्स नहीं बिके तो वो हमसे कुछ शेयर्स खरीद लेगा अग्रीड प्राइसेस पर। प्राइस बैंड भी डिसाइड होगा, यानी कि हमें कितने रेट में अपने शेयर्स को इश्यू करना है, तो ताकि 115 से लेकर या 120 तक क्या प्राइस रेंज होगी जिसमें लोग बिड करेंगे, तो इस प्राइस रेंज में से कौन से रेट पर खरीदना चाहते हैं मेरे शेयर्स को। रजिस्ट्रार अपॉइंट होगा, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज अपॉइंट होगी जो मेरी कंपनी के लिए एडवर्टाइज करेंगी कि हाँ मेरा आईपीओ आ रहा। तो इस तरीके से मैंने पहले डिसाइड कर लिया अपने रीजन के साथ कि मैं आईपीओ क्यों लेकर आ रही हूँ। फिर मुझे एक मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करना होगा। वो मर्चेंट बैंकर मेरे बिहाफ पर सारी फॉर्मेलिटीज करेगा, मेरे बिहाफ पर वो सेबी में एप्लीकेशन फाइल करेगा, सेबी फिर सब कुछ रिव्यू करेगी, देन मेरा आईपीओ इशू होगा स्टॉक एक्सचेंजेस पर। दोस्तों ड्राफ्ट रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस में साइज क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स क्या है, रीजंस क्या है आईपीओ के, फंड कहाँ यूज होगा, बिजनेस का रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, मैनेजमेंट के क्या व्यूज है, कितना रिस्क इसमें इन्वॉल्व है, ये सारी चीजें ड्राफ्ट होगी रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस में। उसके बाद दोस्तों आईपीओ का प्रमोशन कर सकते हैं हम टीवी पर या प्रिंट मीडिया में, क्योंकि हमें लोगों को बताना भी होगा कि हमारी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, तो आप आईपीओ को सब्सक्राइब करो। और फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर एक विंडो ओपन की जाएगी जिस टाइम पीरियड में आप मेरी कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपने अप्लाई कर दिया, फिर हम इवेल्युएट करेंगे, मर्चेंट बैंकर इवेल्युएट करेगा कि कितने रेट पर हमें अपने शेयर्स को इशू करना है। जितने रेट पर ज्यादा बिड हुई होगी उस रेट पर हम अपने शेयर्स को इश्यू कर देंगे। दोस्तों हो सकता है कि मैंने 10,000 शेयर्स को आईपीओ में लिस्ट किया था, बट मेरे पास 12,000 या 20,000 के आसपास आ गए एप्लीकेशंस, तो फिर इसको कहेंगे ओवर सब्सक्राइब्ड, और एप्लीकेशंस अगर कम आई है तो फिर उसको कहेंगे अंडर सब्सक्राइब्ड। दोस्तों हो सकता है लिस्टिंग के बाद प्राइस डाउन हो जाए, तो प्राइसेस को अप करने के लिए एक और ऑप्शन होता है कंपनीज के पास, वो होता है ग्रीन शू ऑप्शन। यानी कि इसमें अंडरराइटर के साथ एक एग्रीमेंट होता है कि वो हमारी कंपनी के शेयर्स को खरीद लेंगे अगर वो 15% से ज्यादा कम होते हैं, और ये प्राइस पहले से ही अग्रीड हो जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है पहले से ही इसके बारे में। तो दोस्तों अब मेरे शेयर्स पब्लिक में आ गए, पब्लिक सेल परचेज करेगी मेरी कंपनी के शेयर्स को, तो यानी कि पब्लिक अब मेरी कंपनी की मालिक हो गई है, उनका मालिकाना हक बन गया है मेरी कंपनी पर। तो अब जो भी मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी, अगर कोई ऑर्डर आना है, ऑर्डर नहीं आया मेरे पास, सारी इंफॉर्मेशन मुझे पब्लिक को देनी होगी, क्योंकि अब आप सब मेरी कंपनी में पार्टनर है, लॉसेस में भी और प्रॉफिट में भी। दोस्तों ये शेयर मान लीजिए मैंने 120 के रेट पर लिस्ट कर दिए थे अपनी कंपनी के, अब ये फ्लक्चुएट होंगे डिमांड के हिसाब से, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड कैसे बढ़ती है, सप्लाई कैसे कम होती है, ये डिपेंड करता है न्यूज पर, इवेंट्स पर। अब न्यूज और इवेंट किस बारे में दोस्तों, वर्ल्ड के बारे में, कंट्री के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, कंपनी के बारे में। और जैसे कोई गुड न्यूज आए कि कोई ऑर्डर मिल गया है या इकोनॉमी रिकवर करने लग गई है, जैसे कि वैक्सीन आ गई है, तो प्राइसेस स्टॉक के बढ़ने लगते हैं, तो लोग और खरीदने लगते हैं कि आने वाले टाइम में प्रोग्रेस होने वाली है, इसीलिए डिमांड बढ़ जाती है और फिर प्राइसेस बढ़। तो न्यूज और इवेंट्स की वजह से प्राइस काफी हद तक फ्लक्चुएट करते हैं। लेकिन कुछ फेमस कंपनीज होती है, न्यूज नहीं भी आती है तब भी उनके प्राइस फ्लक्चुएट करते रहते हैं, क्योंकि वो हाईलाइटेड कंपनीज होती है, उनमें बाय और सेलर काफी ज्यादा नंबर्स में होते हैं। अब कई सारी कंपनीज है जो लेस फेमस होती है, उनमें बाय और सेलर कम होते हैं, तो उनके प्राइसेस भी बहुत कम फ्लक्चुएट होते हैं। तो इस तरीके से इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी का, कंट्री का, इंडस्ट्री का, किसी भी कंपनी पर। जैसे कि अमेरिका में कोई इलेक्शन होते हैं तो हमारे इंडिया के स्टॉक मार्केट पर डायरेक्ट असर होता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स है वो उसी अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं कि इकोनॉमी ग्रो करने वाली है या नहीं ग्रो करने वाली है, तो उस एंटिसिपेशन की वजह से लोग बाइंग और सेलिंग करते हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं। अब दोस्तों हम एप्लीकेशन पर खरीदे कैसे। दोस्तों सबसे पहले आपने डीमेट अकाउंट खुलवाना है, उसके लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड चाहिए होगा। यह ऑनलाइन ही हो जाता है और 1 से 2 दिन में ही आपका डीमेट अकाउंट भी ओपन हो जाता है। तो डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद आपको अपनी एप्लीकेशन में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको जिस भी स्टॉक को खरीदना है वो आपको सर्च करना होगा, आपको क्वांटिटी लिखनी होगी और जिस प्राइस पर आप खरीदना चाहते हैं वो प्राइस लिखना होगा।
और ये ऑर्डर आपका प्लेस होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर या फिर BSE पर। तो इनमें से आपको चूज करना होगा। फिर रोल है क्लियरिंग हाउसेस का, जो आपके लिए सेलर ढूंढेगी। सेटलमेंट टाइम T+2 होता है, यानी कि जिस दिन आपने ट्रेड किया है, जिस दिन आपने ऑर्डर प्लेस किया है, उसके 2 दिनों में ही आपका ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर बनते हैं तो फिर आपको बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि अगर कोई कंपनी डिविडेंड यानी कि प्रॉफिट उनका ज्यादा हुआ है और उस प्रॉफिट में से वो हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को भी दे रही है, तो उसे बोलते हैं डिविडेंड। तो आपको जो मार्केट वैल्यू में चेंज हुआ है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस डिविडेंड भी मिलेगा। और अगर किसी कंपनी का स्टॉक स्प्लिट होता है, यानी कि 10 रुपए का एक शेयर था, अब 5 रुपए का एक शेयर हो गया है, यानी कि स्टॉक स्प्लिट हो गया, अब 10 में 2 शेयर आ रहे हैं, तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई कंपनी बोनस डिक्लेयर कर रही है कि 1 शेयर के बदले में आपको 2 शेयर और मिलेंगे, तब भी आपको बेनिफिट मिलेगा। कुछ कंपनीज में आपको वोटिंग राइट्स मिलेंगे। अब दोस्तों, NSE पर 1600 से ज्यादा कंपनीज है, BSE पे 5000 से ज्यादा कंपनीज है। अब स्टॉक मार्केट ने पिछले 1 साल में 15% से ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। ये कैसे मेजर होता है? अगर हमें डे टू डे बेसिस पर स्टॉक मार्केट को मेजर करना है कि कितने ग्रोथ हो रही है, कितना लॉस हो रहा है, ये सारी कंपनीज का स्टॉक प्राइस स्टडी करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए बना है इंडेक्स यानी कि एक टूल होता है जो किसी का परफॉर्मेंस मेजर करता है। तो स्टॉक मार्केट का भी इंडेक्स है। BSE के लिए है सेंसेक्स और NSE के लिए है निफ्टी। दोस्तों, निफ्टी में NSE की 1600 कंपनीज में से टॉप 50 कंपनीज चुन ली जाती है डिफरेंट सेक्टर्स से, उनके फ्री फ्लोट मार्केट कैप के हिसाब से कि उनके कितने नंबर ऑफ शेयर्स है और उन शेयर्स का मार्केट प्राइस क्या है। इस तरीके से मार्केट कैप डिसाइड होता है। सेंसेक्स जो कि BSE का इंडेक्स है, उसमें है 30 कंपनीज जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज से है। कि दोस्तों, ITC को 7.6% की वेटेज मिली हुई है इंडेक्सेस में। ये वेटेज भी बदलती रहती है कंपनीज के मार्केट कैप के हिसाब से। दोस्तों, निफ्टी जो एक इंडेक्स है, उसको मेजर करने के लिए भी एक इंस्टीट्यूट है, एक एजेंसी है, जिसको कहते हैं इंडिया इंडेक्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट लिमिटेड, IISL। इसी तरीके से दोस्तों, BSE सेंसेक्स इंडेक्स को मेंटेन करने के लिए भी एक एजेंसी है, स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जो कि एक्सपर्ट है इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट करने में और जो कि BSE को लाइसेंस मिला हुआ है S&P से। अगर मेरी कंपनी का शेयर प्राइस 10% बढ़ा है तो आपको नहीं पता चलेगा कि मेरा प्रॉफिट हुआ है या नुकसान, मैं मार्केट के साथ कैसे चल रही हूँ। इसीलिए इंडेक्स प्राइस को भी देखा जाता है कि इंडेक्स ने कितना परफॉर्मेंस दिया है। अगर मान लीजिए इंडेक्स ने पिछले 1 साल में 20% का परफॉर्मेंस दिया है और मेरी कंपनी ने 10% का, तो मेरी कंपनी का परफॉर्मेंस क्या हो गया? बुरा हो गया। और इसी तरीके से इंडेक्स ने परफॉर्मेंस दिया है सिर्फ 8% का, मेरी कंपनी ने 10% का परफॉर्मेंस दिया है, तो यानी कि मेरी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो गया। कंपैरिजन के लिए भी इंडेक्स काफी यूजफुल है। अब दोस्तों, अगर आप चाहो तो इंडेक्स में लिस्टेड सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके लिए भी इंडेक्स फंड होते हैं और आप डेरिवेटिव मार्केट में भी इंडेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। और दोस्तों, अब कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं। सांड नीचे से ऊपर की तरफ अटैक करता है, यानी कि मार्केट ऊपर जा रही है, इसको हम कहेंगे बुल मार्केट, यानी प्राइजेस ऊपर जा रहे हैं। ऑप्टिमिस्टिक है इन्वेस्टर्स तो उनको कहेंगे बुलिश। इसी तरीके से भालू ऊपर से नीचे की तरफ अटैक करता है तो उसको कहेंगे बियर मार्केट, यानी कि प्राइसेस नीचे जा रहे हैं। अब दोस्तों, फेस वैल्यू क्या होती है? जब मैंने अपनी कंपनी के शेयर्स पहली बार अपने इन्वेस्टर्स को इश्यू किए थे तो मैंने हर एक शेयर का प्राइस 5 रुपए रखा था, तो उसको कहेंगे फेस वैल्यू, जो मैंने शेयर्स पर लिख कर दिया था कि इसकी वैल्यू 5 रुपए है। अब जब वो ट्रेड करने लग गई तो उसकी वैल्यू, मैंने तो 5 रुपए ही रखी थी अभी भी फेस वैल्यू, लेकिन इशू प्राइस क्या रखा गया था? जितना लोगों ने बिड किया था हाईएस्ट अमाउंट पे, वो मैंने इशू प्राइस रखा। अब जब हम किसी स्टॉक का प्राइस चेक कर रहे होते हैं, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस चेक कर रहे होते हैं, तो हम चेक करते हैं 52 वीक हाई, 52 वीक लो। हाई यानी कि पिछले 52 वीक्स में, पिछले 1 साल में कब इस स्टॉक का प्राइस हाईएस्ट रहा है या कब इस स्टॉक का प्राइस लोएस्ट रहा है। अगर अभी भी उसका प्राइस लोएस्ट के पास आ गया है, इसका मतलब बियरिश ट्रेंड आ चुका है। और अगर उस स्टॉक का प्राइस 52 वीक हाई के पास पहुंच चुका है तो उसे कहेंगे कि इस स्टॉक का मूवमेंट ट्रेंड बुलिश है।
ट्रेंड यानी कि डायरेक्शन, अगर उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती है तो उसे हम कहेंगे साइडवेज। अगर बोलते हैं कि इस स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन है यानी कि आपका व्यू बुलिश है। शॉर्ट पोजीशन का क्या मतलब है कि आप पहले बेचेंगे और फिर खरीदेंगे। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में जरूर समझेंगे। शॉर्ट पोजीशन डेरिवेटिव मार्केट में होती है। स्क्वायर ऑफ करने का क्या मतलब है, यानी कि सारी पोजीशंस जितनी भी डे की हमारी है वो सारी हमने एग्जिट कर दी है, इसका मतलब है स्क्वायर ऑफ करना, और मार्केट को एग्जिट कर दिया है। जब आप स्टॉक प्राइस को स्टडी कर रहे होते हैं OHLC भी स्टडी करना होता है। ओपन प्राइस क्या था, स्टॉक मार्केट ओपन हुई थी, शेयर का ओपन प्राइस क्या था, H हाईएस्ट प्राइस क्या रहा, लोएस्ट प्राइस क्या रहा और क्लोजिंग प्राइस क्या रहा, OHLC। वॉल्यूम भी चेक करता है कि कितने लोगों ने इस स्टॉक में डे में ट्रेडिंग की है। तो मार्केट सेगमेंट के 3 पार्ट है। पहला है कैपिटल, जिसमें इक्विटी आती है, इक्विटी ट्रेडेड फंड आते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस आती है, डेरिवेटिव मार्केट, डेट मार्केट भी आती है, ट्रेजरी बिल, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब दोस्तों अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो आप ये दोनों तरीके से कर सकते हैं। कॉल कर सकते हैं अपने ब्रोकर को और वो आपके बिहाफ पर ऑर्डर प्लेस कर सकता है, सेल का या बाय का। इसी तरीके से आप उनकी डीमैट की जो एप्लीकेशन है उसमें लॉग इन करके खुद से सेल और परचेज कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके लिए आपको अपना लैपटॉप या फिर फोन चाहिए होगा। आप अपनी डीमैट अकाउंट की एप्लीकेशन में लॉग इन करेंगे तो वहां पर आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि सेल बाय करना है तो उसका ऑप्शन भी, ट्रैक करना है किसी स्टॉक की परफॉर्मेंस, न्यूज चेक करनी है, फंड्स चेक करने हैं, अपने फंड्स को ऐड करना है, विड्रॉ कर, चार्ट्स देखने हैं, करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है वो भी दिख जाएगा, पिछले दिन से कितना % चेंज हुआ है स्टॉक के प्राइस में, OHLC भी दिख जाएगा आपको। आप कोई ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपको 5 ऑप्शंस और दिखेंगे। पहला ऑप्शन है दोस्तों लिमिट का, यानी कि अगर आप बर्गर किंग का कोई शेयर खरीदना चाहते हैं और वो आप 110 में ही खरीदना चाहते हैं तो आप लिमिट चूज करके 110 पंच करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगर आप बर्गर किंग का शेयर खरीदना चाहते हैं किसी भी रेट पर जिसमें मिल जाए तो आप मार्केट पर टिक करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, स्टॉप लॉस, और वहां पर आप 50 डाल सकते हैं कि आपने खरीदा 60 में है और आप 50 डाल दें कि 50 से नीचे ये स्टॉक नहीं जाना चाहिए, अगर 50 तक पहुंच जाता है तभी ये सेल हो जाना चाहिए। और 2 ऑप्शन और आते हैं दोस्तों, CNC और MIS। CNC यानी कि दोस्तों आप जो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं वो इन्वेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, आपने आज खरीदा लेकिन आप बेचेंगे बाद में। अगर आप MIS चूज करते हैं यानी कि आप ऑर्डर प्लेस करें इंट्राडे के लिए कि आप आज खरीदेंगे और आज ही बेच देंगे, तो ये होगा MIS के अंडर। दोस्तों ब्रोकर को क्या फायदा है, ब्रोकर को इसके बदले में कमीशन मिलती है। स्टॉक एक्सचेंजेस को क्या फायदा है, स्टॉक एक्सचेंजेस भी अपनी चार्जेस लेते हैं। तो जितनी भी एजेंसी इन्वॉल्व है स्टॉक मार्केट में जो मैंने आपको बताई थी, ये सारी अपनी कुछ फीस लेते हैं। तो आप जब भी ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वहां पर आपको ब्रोकरेज भी देनी होगी, सेबी के चार्जेस भी देने होंगे, स्टॉक एक्सचेंजेस के भी चार्जेस देने होंगे। हर एक ब्रोकर के अंडर चार्जेस थोड़े डिफरेंट होते हैं। जैसे कि दोस्तों ब्रोकरेज हो सकती है जो डिस्काउंट ब्रोकर्स है, एक होकर फुल सर्विस ब्रोकर्स जो कि आपको सर्विसेज देंगे, सारी रिकमेंडेशंस भी देंगे, रिसर्च भी करके देंगे और आप सेल परचेज भी कर सकते हैं। तो ये सारी सर्विस फुल सर्विस ब्रोकर्स देते हैं। इनकी ब्रोकरेज थोड़ी सी हाई होती है क्योंकि ये सर्विसेज ज्यादा देते हैं एज कम्पेयर टू डिस्काउंट ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर्स सिर्फ आपको डीमैट अकाउंट देंगे जिसमें आप सेल परचेज कर सकते हैं, इसके अलावा वो ज्यादा सर्विसेज आपको नहीं देते हैं, इसीलिए इनकी ब्रोकरेज भी कम होती है। जैसे कुछ डिस्काउंट ब्रोकर्स की ब्रोकरेज है 0.01, NSE ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं, GST होते हैं, सेबी चार्जेस होते हैं। जिस भी ब्रोकर के थ्रू आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, उससे इन सारी ब्रोकरेज की चार्जेस की डिटेल्स भी आप ले लें। तो आपने समझ लिया स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करती है, कैसे आपको पहला ऑर्डर प्लेस करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप पहला स्टॉक अपना कैसे चुने, तो इसका बहुत ही इजी और सिंपल आंसर है, जिस कंपनी को, जिस इंडस्ट्री को आप समझ सकते हैं वही स्टॉक आप पहला खरीदिएगा। दोस्तों कि जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं, जिस पर आप ज्यादा भरोसा करते हैं, उस कंपनी का स्टॉक आप खरीदे पहले। जब आप बिगिनर है तो आप कंजम्पशन माइंडसेट से अपना पहला स्टॉक खरीदे। मान लीजिए कि आप अपने घर में गुड डे ज्यादा खा रहे हैं, तो गुड डे जिस कंपनी का है क्या वो लिस्टेड है ये चेक करें, और
फिर उसको आप खरीद सकते हैं अगर लिस्टेड है तो। इसी तरीके से अगर आप फाइनेंशियल मार्केट की थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं तो अगर आपको लग रहा है कोई बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप उस बैंक का शेयर खरीद सकते हैं। तो जिसकी आपकी नॉलेज हो, जिसमें आप कंजम्पशन कर रहे हो, जिसकी आपको पता चल सके परफॉर्मेंस, आप वही पहला स्टॉक खरीदेगा। और जिस तरीके से मैंने बताया उसको स्क्रिप्ट में जाके सर्च कीजिएगा, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं MIC या फिर CNC। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट से जरूर बताइएगा। नेक्स्ट सारी वीडियोस में हर एक ऑप्शन को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।